क्या आपको पता है आपके पास राइट टू इक्वालिटी है? तो पिछले वीडियो में हमने देखा था आर्टिकल 12 एंड 13। तो आज हम पढ़ने वाले आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 जो कि बहुत छोटा है लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन बहुत बड़ा है। तो क्या कहता है आर्टिकल 14? दैट इज़ द इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो द स्टेट शिल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या मतलब होता है कि स्टेट किसी भी पर्सन को मना नहीं करेगा। दो चीज़ें, क्या इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है इंग्लैंड से। और सेकंड क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, जो हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से, यूएसए से, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इन दोनों चीज़ों पे कोई भी पर्सन इंडिया की टेरिटरी पे है तो उसके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और ये जो आर्टिकल 14 है ये अप्लाई करता है सिटीज़न और नॉन सिटीज़न दोनों पे अप्लाई होता है। बाकी जो आर्टिकल्स है वो सिटीजन पे अप्लाई होते हैं, लेकिन ये जो आर्टिकल है ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों पे ही अप्लाई होता है। अब जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड एब्सोल्यूट इक्वालिटी क्या होती है? तो कंसेप्ट जो है इक्वालिटी का, ये इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपको पूरी तरह से एब्सोल्यूट इक्वालिटी दे दें। जस्ट इमेजिन कि आपकी क्लास में कोई है और जो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ रहा है उसको 95 मार्क्स आए और जो नहीं पढ़ रहा है उसको 50 मार्क्स आए हैं या किसी को 60 आए हैं या कोई फेल भी हो गया है। तो अब वो यहाँ पे ये नहीं कहेगा कि मेरी इक्वालिटी, मेरी जो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है, नहीं। क्योंकि यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी का मतलब है कि इक्वल कंडीशन में सबको इक्वल ट्रीट करना। लाइक जैसे मान लो टीचर कॉपी चेक कर रहा है तो सब बच्चों को इक्वली समझे, जिसने जितना लिखा है उसको उसके अकॉर्डिंग मार्क्स है। तो यही इक्वालिटी होती है। इक्वालिटी का मतलब एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं है और फिजिकली नॉट पॉसिबल टू अचीव इट। हम फिजिकली इसको अचीव नहीं कर सकते हैं। जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है उसको भी 95 मार्क्स दें और जो पढ़ रहा है उसको भी 95 मार्क्स दे, ये पॉसिबल नहीं है। ये उनकी कंडीशन, उनकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। सो इक्वालिटी का मतलब, इक्वालिटी बिफोर द लॉ मीन्स दैट अमॉन्ग इक्वल्स द लॉ शुड बी इक्वल एंड शुड बी इक्वली एडमिनिस्टर्ड, दैट लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक। मतलब जैसे सेम कंडीशन पे सेम ट्रीट करना है लोगों को, राइट। जैसे मान लो स्कूल है, उसमें एडमिशन मिल रहा है, तो अब जैसे मान लो कास्ट हो गई, जेंडर हो गया या कोई भी चीज़ है, या फिर कलर हो गया कि भाई तुम काले हो हम तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे, तुम गोरे हो हम नहीं देंगे, तुम तो लड़की हो हम तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे। तो ये इक्वालिटी होती है। इक्वालिटी इट्स नॉट एब्सोल्यूट इक्वालिटी। अब इसका सबसे मेन टॉपिक है दैट इज़ द रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ जो है वो किसने दिया था? डाइसी ने दिया था। इंग्लैंड से आया है ये। तो इसका मतलब है कि नो मैन इज़ अबाउट द लॉ एंड एवरी पर्सन वट एवर बी हिज रैंक और कंडीशंस इज सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट्स। लाइक सारे जो लोग हैं वो लॉ से नीचे हैं, मतलब लॉ ही सुप्रीम है। कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कोई कलेक्टर हो या एक छोटा से छोटा आदमी हो, एक नॉर्मल सिटीज़न हो, सब लॉ के नीचे हैं। लॉ ही सुप्रीम है। तो जो डाइसी में है उसने तीन जो है रूल्स दिए थे, 3 प्रिंसिपल्स थे उसके। तो पहला है absence of arbitrary power or supremacy of a law. It means the absolute supremacy of a law as opposed to the arbitrary power of the government. In other words, a man may be punished for a breach of a law, but he can be punished for nothing else. मतलब होता है कि हमें आर्बिट्रीनेस नहीं करनी है। लाइक जैसे मान लो गवर्नमेंट कुछ भी लॉ लेके आ रही है, जैसे किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ख़त्म कर रही है, या जैसे मान लो सिर्फ जो लोग हैं जिनके पास जो अच्छी अच्छी पोस्टेज है लाइक कलेक्टर वगैरह, उनको अच्छी प्रिविलेज दे रही है, बाकी लोगों के लिए तो आर्बिट्रीनेस नहीं होनी चाहिए, लॉ ही सुप्रीम होगा। सुप्रीमेसी ऑफ अ लॉ बताता है। फिर सेकेंड है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लाइक नो वन इज़ अबाउट द लॉ। और थर्ड है द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। तो इंडिया में जो फर्स्ट और सेकंड है उसको फॉलो किया जाता है, क्योंकि थर्ड हमारे यहाँ फॉलो नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी ऑर्डिनरी लॉ का रिजल्ट नहीं है, बल्कि हमारे जो बाकी लॉज है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन का रिजल्ट है। तो इन जस्टिस के पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड ऑल लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 प्रिंसिपल्स ही फॉलो करते हैं, थर्ड नहीं होते हैं। देन सेकंड इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का मतलब क्या होता है कि इक्वल लॉ शुड बी अप्लाई टू ऑल इन द सेम सिचुएशन एंड देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वन पर्सन एंड अनदर। द रूल इज़ दैट द लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक एंड नॉट दैट अनलाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक। ठीक है, मतलब इक्वली लॉ सब पे अप्लाई होना चाहिए, कोई भी सिचुएशन मतलब किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इन इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में जो रूल ऑफ लॉ है उसको
उसका ये लैंडमार्क केस है। और यहाँ पे ये है कि रूल ऑफ लॉ जो आर्टिकल 14 है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये आर्टिकल सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों पे अप्लाई होता है, तो यहाँ पे जो वर्ड है ना एनी पर्सन, तो एनी पर्सन का मतलब होता है कोई भी पर्सन, लाइक इंक्लूड एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 14 एक्सटेंड्स टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स एंड टू नेचुरल पर्सन एज वेल एज अ लीगल पर्सन। तो ये सबके लिए अप्लाई होता है। अब जो रूल ऑफ लॉ है उसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, तो एक्सेप्शंस हैं इसके, पावर ऑफ द प्राइवेट सिटीजन आर द सेम एज द पावर ऑफ द पब्लिक ऑफिसर्स नहीं होगी। तो नो मीन दैट द पावर ऑफ द प्राइवेट सिटीजन की पब्लिक, जैसे मान लो कि पुलिस वाला है तो पुलिस ऑफिसर्स के पास पावर है कि वो अरेस्ट कर सकता है, बट यू गाइस डोंट हैव, अ नॉर्मल सिटीजन डोंट हैव दिस। तो ये पहला एक्सेप्शन हो गया। फिर सेकंड एक्सेप्शन आता है कि जो द लॉ रूल ऑफ लॉ डज नॉट प्रिवेंट सर्टन क्लासेस ऑफ पर्सन बीइंग सब्जेक्ट टू स्पेशल रूल्स, लाइक जो मेडिकल्स वाले हैं उनके लिए अलग लॉ है, मिलिट्री वालों के लिए अलग लॉ है। तो यहाँ पे तुम नहीं कह सकते कि इनको भी हमारे लॉ से गवर्न करो, ये स्पेशल लॉ या सर्टन कंडीशन उनके लिए हो सकती है। और फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 361 of the Indian Constitution affords an immunity to the President of India and the state governors. So Article 360 provides that the President or the governors of the state shall not be answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of the office or for any act or purporting to be done by him in exercise and performance of those powers and duties। तो ये जो है प्रेसिडेंट और स्टेट के जो गवर्नेंस वगैरह होते हैं ये किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है, मतलब जो भी इन्होंने करा है उनके टाइम जो टेन्योर दे रखा है जो भी है उनका उसमें, और इनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग नहीं लाई जा सकती है। तो ये है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास स्पेशल राइट्स हैं, आप ये नहीं कह सकते कि हमारे आर्टिकल 14 का वायलेशन है, ये एक्सेप्शन है। फिर थर्ड है मिनिस्टर्स एंड अदर एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ आर गिवन वेरी वाइड डिस्क्रिशनरी पावर बाय द स्टैट्यूट, मतलब वो एक्ट जैसे एक पार्लियामेंट में है वो, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं या कुछ भी, मतलब उस टाइम पीरियड में, तो उनके पास भी स्पेशल राइट्स हैं। ओके। फिर आपका जो आर्टिकल 31C है जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड करा गया, तो उसमें पूरी तरह से आर्टिकल 39 कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट दे आर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। अब तो पूरा DPS पे ऐड कर दिया है, तो ये है। प्लस जो आपका एमरजेंसी प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी होता है आर्टिकल 359 क्लोज 1 वो है। और इंटरनेशनल लॉ है, फॉरेन सॉवरन एम्बेसडर्स, इंटरफुल इम्यूनिटी, तो उनके लिए भी स्पेशल राइट्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है। तो अब हम पढ़ते हैं इसके लैंडमार्क जजमेंट्स। तो पहला है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 14 डज नॉट रेस्ट्रिक्ट द वर्ड पर्सन एंड इट्स एप्लीकेशन ओनली टू मेल और फीमेल, एंड as transgender person who are neither male or female fall within the expression of person. They are entitled to legal protection of laws in all sphere of state activity, including employment, healthcare, education, as well as equal civil citizenship rights as enjoyed by any other citizen of this country. The expression sex under Article 15 and 16 therefore includes discrimination on ground of gender identity. तो यहाँ पे ये क्या है कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके पास भी इक्वल राइट्स है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल 14 में पर्सन, और पर्सन में हर बंदा आता है, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, मेल हो, फीमेल हो, सब आते हैं। तो कोर्ट ने कुछ फॉलोइंग डिक्लेरेशन वगैरह दी है कि इसके बाद ही जो आप देखोगे, आप कोई भी फॉर्म भरे हो तो मेल फीमेल हो, उसके बाद एक अदर का ऑप्शन आता है, इसी के बाद आया था। और इन्होंने कहा था कि वी डायरेक्ट द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक स्टेप्स टू ट्रीट दैम एज अ सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, और उनके लिए भी रिजर्वेशन वगैरह प्रोवाइड करवाओ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। और सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर डायरेक्टेड टू ऑपरेट सेपरेट HIV सीरो सर्वेलेंस सेंटर्स इनके लिए, और बहुत सारी जो गाइडलाइंस वगैरह दी गई हैं इनके लिए। फिर नेक्स्ट है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो ये सोशल वर्कर के जो हरासमेंट का है उससे रिलेटेड है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा है कि जेंडर इक्वालिटीज़ इंक्लूड्स प्रोटेक्शन फॉर सेक्शुअल हरासमेंट एंड राइट टू वर्क विद डिग्निटी, और उसके लिए उन्होंने कहा है कि जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स हैं शुड टेक अप्रोप्रिएट स्टेप टू प्रिवेंट सेक्शुअल हरासमेंट। तो एक्सप्रेस प्रोहिबिशन ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट विच
विच इंक्लूड फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांस्ड अ डिमांड और रिक्वेस्ट और फॉर अ सेक्शुअल फेवर, जो भी आप उसको कुछ भी दिखा रहे हो, कोई सेक्शुअल चीज़ें या कुछ भी है, अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल, तो इसके लिए आपको अप्रोप्रिएट एक्शंस वगैरह लेने होंगे। अप्रोप्रिएट वर्क कंडीशन शुड बी प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ वर्क। As regard private employers, the steps should be taken to include the aforesaid in standing order under the Indian Employment Act। तो ये जो है सेक्सुअल हरासमेंट केस से रिलेटेड है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। फिर आपका आ जाता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, रणधीर सिंह वर्सेस वन ऑफ इंडिया। तो इसमें कहा था कि ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, लाइक तुम सेम काम कर रहे हो, तुम्हें सेम पैसा मिलना चाहिए, ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 14। बाकी मेनका गांधी का भी है, जिसमें ये था, ये ट्रायंगल बनाया था, जिसमें आर्टिकल 14 भी इंक्लूड है।